मोशन। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे, हमने बात की थी मोशन के बारे में। मोशन किसे कहते हैं, रेस्ट किसे कहते हैं, डिस्टेंस किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। हमने देखा था स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बारे में भी हम थोड़ी बहुत बात कर चुके थे। एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं कि मोशन, रेस्ट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन है क्या। मोशन और रेस्ट दोनों हमने बताया था कि रिलेटिव टर्म है दोनों। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा तभी हम बता सकते हैं कि कौन सी बॉडी मोशन में है, कौन सी बॉडी रेस्ट में है। जब तक हमको फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं पता है तब तक हम किसी भी बॉडी को मोशन में कह दें या रेस्ट में कह दें, कोई भी असर पड़ने वाला है नहीं, हमारी बात ठीक मानी जाएगी। डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये तो अंतर है ही। एक और जो बहुत बड़ा डिफरेंस है वो है कि डिस्प्लेसमेंट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। ये कल हम लोगों ने नहीं बात की थी डायरेक्शन के बारे में, कि डिस्टेंस की कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। जब कभी भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो उसके लिए हमको डायरेक्शन बताना जरूरी है कि किस डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। हमने बताया था कि अगर माइनस का साइन आ जाता है डिस्प्लेसमेंट में तो ये शो करता है कि हमने जहां से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमको चलना है। तो ये था माइनस का साइन, लेकिन हमने ये बात वहां पे लिखी नहीं थी कि डायरेक्शन भी होती है। तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ओके, तो ये था अभी तक हमारा मोशन, रेस्ट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आगे देखते हैं कि स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन क्या था। स्पीड और वेलोसिटी। ठीक, हमने कहा था कि स्पीड क्या है, स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, और वेलोसिटी क्या है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड पॉजिटिव हो सकती है और 0 हो सकती है, वेलोसिटी 0 होगी, पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। ओके, वेलोसिटी का दूसरा नाम क्या है? वेलोसिटी को हम और क्या कहते हैं? वेलोसिटी को हम कहते हैं स्पीड विद ए डेफिनेट डायरेक्शन। अगर हमसे कहा जाए कि स्पीड विद अ डेफिनेट डायरेक्शन तो उसको हम वेलोसिटी ही कहते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी में एक पर्टिकुलर, एक डेफिनेट हमको डायरेक्शन दी गई होगी तभी हम उसको वेलोसिटी कहेंगे। अगर हमें डायरेक्शन नहीं दी हुई है तो वो फिर स्पीड कहलाएगी। ये दोनों में अंतर है। ओके, तो अब बात करते हैं हमारा जो यहां पे हमने लास्ट खत्म किया था कि एक्सीलरेशन क्या है। ठीक है, हमने एक्सीलरेशन के लिए लिखा था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम हमारा एक्सीलरेशन है। तो हम देखते हैं कि हम वेलोसिटी को चेंज कैसे कर सकते हैं। वेलोसिटी में 3 चीजें हैं। देखिए, 3 तरीकों से हम वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। एक तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो कोई नंबर होगा। ठीक, दूसरी चीज है कि वेलोसिटी में हमने कहा था कि डायरेक्शन भी होती है। ओके, या तो हम मैग्नीट्यूड चेंज कर दें तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज कर दें तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, या फिर इन दोनों को ही चेंज कर दें तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। यानी कि वेलोसिटी में चेंज लाने के हमारे पास 3 तरीके हो गए। मैग्नीट्यूड चेंज कर दो,
डायरेक्शन चेंज कर दो या फिर इन दोनों को कंबाइनली चेंज कर दो। अभी आगे हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो उसमें देखेंगे कि उसमें हम कौन सा वाला केस लेते हैं, ये वाला, कि उसमें जो है बॉडी की एट एवरी इंस्टेंट डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी, और डायरेक्शन चेंज होगी तो इस वजह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन तो आएगा लेकिन उस एक्सेलरेशन की वजह से स्पीड में चेंज नहीं आने वाला बिल्कुल भी। स्पीड जो है वो हमारी उतनी की उतनी ही रहेगी। और स्पीड क्या है, स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वही तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वही तो स्पीड है। अब हम एक्सेलरेशन से रिलेटेड और बातें करते हैं। तो कल हमने देखा था कि एक्सेलरेशन था डेल्टा वी बाई टी, और इसकी जो यूनिट निकल के आई थी वो आई थी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो हम देखते हैं कि क्या ऐसा कोई केस हो सकता है जिसमें एक्सेलरेशन 0 हो और हमारी वेलोसिटी जो है इंक्रीज कर रही हो। तो दूसरा केस देखते हैं कि एक्सेलरेशन, हमारा एक्सेलरेशन दिया हुआ है हमको और बॉडी रेस्ट पे हो। ठीक है, और हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन नहीं गिवन है और बॉडी उस टाइम पे रेस्ट पे होगी या मोशन पे होगी। इस तरह से हम कुछ बातें देखने वाले हैं यहाँ पे, ये केस लिए हमने। ठीक है, तो पहला है कि ऐसा हो सकता है क्या कि एक्सेलरेशन 0 हो और वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। एक्सेलरेशन है क्या, एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी। और जब वेलोसिटी बढ़ ही रही है तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, और जब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो क्या एक्सेलरेशन 0 होगा, नहीं होगा, उस टाइम पे एक्सेलरेशन पक्का होगा। ठीक है, तो ये वाला केस हो गया। नेक्स्ट केस लेते हैं कि एक्सेलरेशन दिया हुआ है और बॉडी रेस्ट पे है। ये वाला केस देखते हैं कि ये वाला केस कब होगा, कि बॉडी में एक्सेलरेशन भी है फिर भी बॉडी रेस्ट में है। ये केस कहाँ होगा, ये इंपॉर्टेंट केस है, इसको देखना और ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखो, हम इस कंसेप्ट को समझने के लिए ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ग्रेविटेशन में जो एक्सीलरेशन अर्थ के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है उसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जी कुछ नहीं है, जी भी एक एक्सीलरेशन ही है। ओके, और ये जो जी है ईच एंड एवरी बॉडी पे एक्ट करता है। ठीक है, इस जी कैसे सर एक्सीलरेशन वो करती है, जी अर्थ कैसे एक्सीलरेशन वो करेगी। देखिए, आपको पता है ग्रेविटेशन में एक जो फंडामेंटल फॉर्मूला है वो क्या है, F बराबर होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अभी जो पता है सर, ये अभी तो पढ़ा होगा। तो ये तभी तो कह रहा हूं कि थोड़ा सा ग्रेविटेशन में जाने की जरूरत है। अच्छा, इसलिए मैंने कहा था कि ये एक स्पेशल केस है, इसको ध्यान रखना जरूरी है। तो F बराबर G m1 m2 by r स्क्वायर होता है। ये ऊपर से बॉडी गिरेगी पृथ्वी की तरफ कोई नहीं, अभी हम बताएंगे कि गिरेगी है। और एक हमको पता है F बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, जब हम इन दोनों फॉर्मूला को इक्वेट करेंगे तो वहां से G की जो वैल्यू है हमको पता चलेगी। वहां से G की वैल्यू निकल के आती है Gm बाई आर स्क्वायर। G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m मास है अर्थ का और r जो है रेडियस है अर्थ की। तो इस वजह से देखिए, मास जो है अर्थ का वो भी कांस्टेंट है, G भी कांस्टेंट है और जो रेडियस है अर्थ की वो भी कांस्टेंट है। तो इस वजह से जो G है ये ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ और सिर्फ अर्थ के मास पर डिपेंड कर रही है, जो कि कभी चेंज होने वाला है। तो इस G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल के आती है और इसको हम लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले लेते हैं। तो ये जो G है
ये हर बॉडी पे एक्ट करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या होगा जब हम किसी बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं। तो सपोज करो ये अर्थ का लेवल है, ठीक है। यहां से मैंने एक बॉडी को फेंका और बॉडी ऐसे जाएगी ऊपर, फिर ऐसे आएगी, ठीक है। अब जब मैं इस बॉडी को फेंक रहा हूं तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो उसकी मैक्सिमम हाइट है, यहां पे जाके वो थोड़ी देर रुकेगी, यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी। यहां पे जाकर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, लेकिन इस पे जी तो अब भी लग रहा है नीचे की तरफ, यानी कि जी की वैल्यू अब भी इस पे कितनी लग रही है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन बॉडी किस में है इस स्टैंड पे, इस स्टैंड पे बॉडी रेस्ट में है। तो ये वाला जो केस है कि एक्सेलरेशन होगा फिर भी बॉडी किस में हो, रेस्ट में हो, ये वाला केस होता है। ये वाला केस इंपॉर्टेंट है, याद रखना बहुत जरूरी है। अब देखिए जब मैंने बॉडी को यहां से फेंका तो कुछ वेलोसिटी दी होगी मैंने उसको, ठीक। वो जब बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ क्या लग रहा है मेरा जी, तो ये जो जी है ये एक तरह से फोर्स प्रोवाइड करेगी इसको नीचे वाली डायरेक्शन में, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। बॉडी जा रही है ऊपर की तरफ, जी लग रहा है नीचे की तरफ, यानी कि ये जो जी है इस बॉल को नीचे की तरफ खींच रही है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगी इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक इंस्टेंट पर जाकर इसकी वेलोसिटी बिल्कुल 0 हो जाएगी। अब जैसे इसकी वेलोसिटी यहां पे जाकर 0 हो जाएगी, ये दोबारा से नीचे गिरना स्टार्ट करेगी। अब जैसे जैसे ये नीचे गिरना स्टार्ट करेगी, अब इसकी वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है और जो जी लग रहा है वो भी नीचे की तरफ ही लग रहा है, तो इसकी वेलोसिटी नीचे आएंगे तो बढ़ती चली जाएगी, और यहां पे ये उसी स्पीड से आएगी जिस स्पीड से मैंने इसको फेंका था, ठीक है। तो ये वाला केस याद रखना बहुत जरूरी है कि एक्सेलरेशन 0 हो तो क्या नहीं, एक्सेलरेशन दिया हुआ हो तो बॉडी रेस्ट में हो सकती है या नहीं हो सकती। हमेशा ऐसा नहीं होगा, हम हमेशा की बात नहीं कर रहे हैं ऐसा, हम सिर्फ एक केस ढूंढ रहे थे पर्टिकुलर कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक्सेलरेशन दिया हुआ हो फिर भी बॉडी रेस्ट में हो। तो ये वो वाला केस था। अब देखिए हम बात करते हैं कि एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है। हमको दिया हुआ है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है कि जो वी आई है वो किसके बराबर है, वी फाइनल के। मतलब बॉडी की जो वेलोसिटी है उसमें चेंज नहीं हो रहा। ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट का कौन सा वाला केस होगा, जब एक्सेलरेशन 0 होगा। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि चेंज नहीं हो रहा, यानी कि 0 ही है, ठीक है। अब कांस्टेंट का एक दूसरा हम लेते हैं कि जब कोई पर्टिकुलर वैल्यू हमको दे रखी हो, सपोज करो कि कोई वैल्यू है x या y, कुछ भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू हमको दे रखी है, तो उस टाइम का क्या मतलब है कि पहले तो हमने ले लिया कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट में क्या वैल्यू लिया हमने, 0 है, तो 0 का मतलब ये है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल है, यानी कि वेलोसिटी जो है उसमें बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा, तो हमारा एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, और 0 पे एक तरह से हमने क्या माना है, कांस्टेंट है। अब अगर कांस्टेंट कोई दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाए जैसे कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, ठीक है, वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से वो सेम हो रहा है, ठीक है। मींस अगर 1 सेकंड में 2 का चेंज है, अगले 1 सेकंड में भी 2 का ही चेंज होगा। ये है कि पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से जो चेंज होगा वो सेम होना चाहिए, इसे कहते हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो रहा है। तो अभी हमने देखा कि एक्सेलरेशन के बारे में पूरा हमने डिटेल से पढ़ा है। अब हमने स्पीड, वेलोसिटी, रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन देख लिया। अब थ्योरी का लास्ट पार्ट देखते हैं हम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसके बाद हम ग्राफिकल मेथड देखेंगे जिसमें मोशन की 3 इक्वेशन आएंगी, और उसके बाद फिर हम इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो लास्ट टॉपिक हम देखते हैं, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, यूनिफॉर्म
सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? अभी हम बात कर रहे थे कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी दैट इज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मैंने कहा था कि वेलोसिटी में चेंज कराने के हमारे पास 3 तरीके हैं। या तो मैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करा दूं, या मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करा दूं, या मैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को चेंज करा दूं। ये मेरे पास तरीके हैं वेलोसिटी में चेंज कराने के। और इनमें इन तीनों तरीकों में से, तीनों तरीके मतलब पहला है मैग्नीट्यूड चेंज कराने वाला, दूसरा है डायरेक्शन चेंज कराने वाला, और तीसरा है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ये अब इसमें से अगर मैं इस वाले केस को ले लूं कि मुझे वेलोसिटी की सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करानी है, मैग्नीट्यूड सेम रखना है। अब मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, सपोज करो कि वेलोसिटी मेरी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो पूरी जर्नी में मेरी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, लेकिन मैं उसकी क्या चेंज कराऊंगा, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर एक्सेलरेशन आ रहा होगा। तो यही पर्टिकुलर वाला केस देखेंगे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा है। 11th क्लास में इसका जो ज्यादा डिटेलिंग में है, इसका क्या है, पूरा चैप्टर ही 11th क्लास में डिटेल में दिया हुआ है। आपका जो 9th का सिलेबस है वो 11th क्लास में आता है पूरा, और जो 10th का है वो आपका 12th क्लास में आता है। तो इसलिए अगर यहाँ से बेस बन जाएगा तो 11th क्लास आपके लिए इजी हो जाएगी। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें 11th और 12th यही 2 क्लासेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके, सर्कल गलत हो गया, फिर से गलत हो गया भाई सर। ओके ठीक है, ये हमारा एक सर्कल है। ओके, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखिए हम क्या करते हैं। बॉडी है ए, अब मैं इसकी स्पीड कहूंगा, मुझे दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। अब मैं दोबारा बता दूं स्पीड क्या है। स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वही तो स्पीड होता है, ठीक है। अगर स्पीड के साथ मुझे डायरेक्शन भी दे दी जाए तो फिर वो वेलोसिटी बन जाता है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। अब दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। अब मुझे दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। अब मैं क्या है कि इसको मूव कर रहा हूं, ओके। अब आप लोग देख रहे होंगे कि इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन होती है सर्कल पे, अगर मुझे डायरेक्शन निकालनी है ना, तो उस सर्कल पे जिस पॉइंट पे मुझे डायरेक्शन निकालनी है उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, मुझे उस पॉइंट पे डायरेक्शन निकल के आ जाएगी सामने, ठीक है। अब मैं एक पॉइंट पे डायरेक्शन की बात करूं तो सपोज करो ये मेरा हो गया क्या, टेंजेंट। तो एक पॉइंट पे डायरेक्शन है इस तरफ, सपोज करो पॉइंट बी। इस पॉइंट बी पे मुझे डायरेक्शन निकालनी है तो मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये डायरेक्शन। सी पॉइंट पे ये डायरेक्शन, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे निकालनी है तो ये डायरेक्शन इस तरह। यानी कि हर एक अलग अलग पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट की अलग अलग डायरेक्शंस हैं, ठीक है। अब अलग अलग डायरेक्शंस हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, और चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर मेरा एक्सेलरेशन डेवलप होगा या फिर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब है जो स्पीड है, जो स्पीड है वो मेरी पूरी जर्नी के अंदर कांस्टेंट रहने वाली है। जिस इनिशियल स्पीड से मैं चला था फाइनल तक वही रहने वाली है। चेंज होगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा, तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन मेरी चेंज होगी। ये क्या हो रहा है? डायरेक्शन चेंजेस एट ईच एंड एवरी पॉइंट, एट ईच एंड एवरी पॉइंट। ये कि हर एक पॉइंट पे मेरी डायरेक्शन चेंज हो रही है, और इसी डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से मेरा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये था मेरा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक।
आपने देखा होगा कि हम किसी भी धागे में एक पत्थर बांध लें और उसको घुमाएं, तो जिस पॉइंट पे वो पत्थर उस धागे से निकल जाता है उसी डायरेक्शन में वो जो पत्थर है चला जाता है। देखिए कैसे कि ये धागा है मेरे पास, ओके, इसमें मैंने यहाँ पे उस पत्थर को बांध दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसको ऐसे करके घुमा रहा हूं, ठीक है। अब अगर सपोज करो कि ये जो धागा है ये मैंने ऐसे करके इसको घुमा के यहाँ पे ले आया, ओके। अब इस जगह पे ये पत्थर इस धागे में से निकल गया तो किस तरफ जाएगा, इस पत्थर पे टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं इस सर्कल पे, तो यहां से निकलने के बाद वो इस तरफ चला जाएगा, ओके। यहाँ पे तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं ऐसे करके, तो इस तरफ चला जाएगा। तो यही होता है हमारा किसमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज करती रहेगी, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है स्पीड, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है यानी कि स्पीड जो है वो हर जगह पे क्या रहेगी, कांस्टेंट मेरी बनी रहेगी। ये था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अब इसमें हमारा लास्ट टॉपिक बचता है वो है ग्राफ्स, और ग्राफ्स की हेल्प से ही हम इसमें जो है मोशन के जितनी भी इक्वेशंस है उनको देखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्राफ्स, ओके। ग्राफ्स इसमें हम देखेंगे किस किस के, स्पीड और टाइम ग्राफ। पहले तो हम देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। फिर हम देखेंगे स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होता है। देखिए नंबर सिस्टम आपने देखा ही होगा, और हम फिजिक्स की बात करें तो इस वाली एक्सिस को हम एक्स एक्सिस मानते हैं, इस वाली एक्सिस को वाई एक्सिस मानते हैं। दिस इज द एक्स एक्सिस, ओके, दिस इज वाई एक्सिस। और एक तीसरी एक्सिस भी होती है जो एक्स वाई के परपेंडिकुलर होती है, उसे हम कहते हैं जेड एक्सिस। अब ऐसे तो मैं इसे शो नहीं कर सकता इस पे, तो मैं क्या करता हूं, उसको ऐसे करके शो कर देता हूं, दिस इज द जेड एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। तो अब आपको एक्सिस के बारे में पता चल गया होगा, ठीक। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्टेंस और टाइम ग्राफ के बारे में, ओके। 6 से 8 में भी 2 सेकंड का, 12 से 16 में भी 4 मीटर का। तो ये वाला ग्राफ कब बनेगा, जब हमको यूनिफॉर्म मोशन दिया जाए। यूनिफॉर्म मोशन वाले ग्राफ में जो हमारा लाइन है वो कहां से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी, और एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। तो ऐसा ग्राफ बनता है यूनिफॉर्म मोशन वाले केस में। ये ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। एक बार इसको अच्छे से बना लेते हैं। हमसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, या तो ग्राफ दिया होगा कि किसके लिए है, या ये दिया होगा कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाओ, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम बना रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। ये बनेगा ऐसे करके, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम रहेगा और वाई एक्सिस पे हमारे लिए डिस्टेंस है। ये वाला तो पहला केस कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, ओके। दूसरा केस देखते हैं, अगर मोशन हो नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। मोशन नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म का मोशन क्या है कि कहीं पे स्पीड बढ़ रही है, कहीं पे स्पीड घट रही है, कुछ भी केस हो सकता है। अब स्पीड बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, तो उसके केस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा कैसा बनेगा उस चीज को देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म के केस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखिए, अगर हमारा ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है, इसका मतलब क्या है कि हमारा ग्राफ रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे क्या है, रेस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, 0, और टाइम भी कितना है, 0। ये जो इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो उसकी 0 थी, 0 से स्टार्ट किया है। इसका मतलब ये है अगर कोई भी हमारा ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है तो उसका मतलब ये है कि वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है।
नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर हम उसको रेस्ट से स्टार्ट कराना चाहते हैं तो ऐसे, ये लो, मतलब अब आप देखिएगा, ठीक है, ये डिस्टेंस है 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर और 1 मीटर। टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। देखिए जब टाइम 1 सेकेंड था हमारी बॉडी ने 2 मीटर की डिस्टेंस कवर कर चुकी थी। जब टाइम 2 सेकेंड का हुआ बॉडी 4 मीटर की डिस्टेंस कवर कर चुकी है। ठीक है, अब देखिए 2 से 3 के बीच का जो टाइम है वो कितना कम है। यहाँ पे जो टाइम के बीच का इंटरवल है वो इतना ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे 1 से 2 के जाने में ये टाइम इंटरवल दोनों बराबर है, लेकिन 2 से 3 सेकंड तक जाने में टाइम इंटरवल बहुत कम है। तो मैं इसको कर देता हूँ टाइम इंटरवल 3 है जो वो यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये वाला तो हमको मेंटेन ही करना है, बराबर करना है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वाला केस देख रहे हैं। ठीक है, और 4 बैठेगा मेरा यहाँ पे आके। तो 1 में 2 था, 2 में 4 था और 3 में जाके 8 हुआ है, आप देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बीच वाला जो केस है, ठीक है, कि बीच वाला जो केस है 1 से 2 तक ठीक चला, 1 सेकंड तक 2 मीटर चला, फिर 2 में 4 चला, लेकिन इसको 3 में 6 चलना चाहिए था, लेकिन ये 3 में 8 चला है। ये जो है 3 सेकंड में इसको कितना चलना चाहिए 6 मीटर, लेकिन ये 3 सेकंड में कितना चला है 8 मीटर चला है। तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। इसने अपनी जो रिदमिसिटी थी वो तोड़ दी, मतलब जो जिस यूनिफॉर्मनेस से ये चल रहा था स्टार्टिंग में उस यूनिफॉर्मनेस से ये नहीं चल रहा है। तो ये बनेगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जरूरी नहीं ये ग्राफ सिर्फ यही ग्राफ हो, ऐसे ऐसे कुछ भी बन सकता है, लेकिन सबसे पहले हमको देखना होगा कि क्या ये वाला ग्राफ पॉसिबल है या नहीं। ये वाला ग्राफ पॉसिबल है या नहीं, इस वाले ग्राफ की हम पॉसिबिलिटी चेक करेंगे कि क्या ऐसा ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ बन सकता है या नहीं बन सकता। तो पहले चेक करते हैं कि ऐसा ग्राफ बनेगा या नहीं बनेगा। हमने बनाया था ऐसे करके कुछ 2-3 ग्राफ बना लेते हैं पहले हम। ठीक है, तो ये चारों ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो पहला वाला केस देखते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये कौन सा केस है। देखिए बॉडी 0 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। ओके, अब इस वाले केस पे आके क्या हुआ है कि इस वाले केस पे आके बॉडी ने अपनी मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, मतलब बॉडी यहां तक चल चुकी है, यहां तक उसकी स्पीड बढ़ रही थी। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखिए उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है बॉडी ने, हाँ हम इस तरफ हमारा टाइम बढ़ेगा और इस तरफ हमारी डिस्टेंस बढ़ेगी। अब इसकी जो डिस्टेंस देखते हैं वो बैठेगी यहाँ पे। ठीक है, तो सपोज करो इसको हम पॉइंट दे देते हैं कोई, दैट इज पी क्यू आर। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है स्टार्टिंग में तो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करने का जो रेट है वो इसका हाई है, मतलब स्टार्टिंग में इतने टाइम में इसने इतनी सारी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। ठीक है, नेक्स्ट वाले टाइम में देखें इसने इतना सारा टाइम लगाया और डिस्टेंस केवल ट्रेवल किया कितनी, सिर्फ इतनी। ठीक है, नेक्स्ट वाले केस में देखें कि टाइम लगा इतना और डिस्टेंस ट्रेवल की बहुत कम। तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ पॉसिबल है, ये ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए पॉसिबल है। अब नेक्स्ट वाले ग्राफ को देखते हैं कि क्या ये वाला ग्राफ पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट है, इस तरफ टाइम बढ़ेगा,
और इस तरफ हमारी डिस्टेंस बढ़ रही है। ठीक है, लगभग सेम है। अब देखिए, जैसे जैसे टाइम बढ़ा ऑब्जेक्ट ने अपनी डिस्टेंस बढ़ाई। ठीक है, ऑब्जेक्ट आगे गया, टाइम तो अभी बढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट वापस आया, टाइम अभी बढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट फिर से ऊपर गया, मतलब आगे बढ़ रहा है, फिर से टाइम अभी बढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट फिर भी वापस आके फिर ऐसे आगे चला। ठीक है, यानी कि ये वाला ग्राफ भी पॉसिबल है। इस वाले ग्राफ को देखें, टाइम और डिस्टेंस वाले ग्राफ। हाँ देखिए, ये वाला ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं है, तो इसमें क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी, या फिर हम कहें कि जो हमारा जो है बॉडी रेस्ट से स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है, वो पहले से ही कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर चुकी है। देखिए, इतना ये जो पोर्शन है, ये वाला हिस्सा, ये पहले से ही बॉडी ने कवर कर चुका है। ये वाला टाइम है ना, इस तरफ वाला टाइम, तो टाइम जब 0 पुट करोगे और इस वाले लोकस को देखोगे तो वो यहाँ पे आके लाई करता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब टाइम 0 था, मेरी बॉडी पहले से ही मूव कर चुकी थी इतना। ठीक है, मेरी बॉडी पहले से ही इतना मूव कर चुकी थी। अब उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ा है बॉडी, हाँ अगर ये वाला ऊपर बढ़ता तो हम कहते हैं कि डिस्टेंस कवर किए, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा है इस बॉडी की पोजीशन वही है। मैं से कितना भी आगे बढ़ा दूं लेकिन ऊपर तो नहीं जा रहा है ना। ऊपर जाता तभी तो मैं कहता कि डिस्टेंस कवर किए। क्यों? क्योंकि मेरा जो डिस्टेंस वाला है वो वाई एक्सिस पे है। अब जब ये वाली लाइन वाई एक्सिस में बढ़ ही नहीं रही तो मैं कैसे कह सकता हूं कि ये जो इसने डिस्टेंस कवर किया। हाँ, लेकिन जब मैं 0 पे देखा तो ये ऑलरेडी इतना चल चुकी थी। 0 पे जब मैंने इसको देखा तो ऑलरेडी ये इतनी डिस्टेंस कवर कर चुकी थी। और उसके बाद से मैंने इसको जब ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि टाइम तो बढ़ता जा रहा है लेकिन मेरी बॉडी अभी भी वहीं पे। तो ये वाला ग्राफ कब होगा? जब बॉडी स्टार्टिंग में कुछ डिस्टेंस कवर कर चुकी है और उसके बाद डिस्टेंस कवर करने के बाद वो रेस्ट में है। ठीक है, ये वाला ग्राफ तब बनेगा। ओके, अब इस वाले ग्राफ की बात करते हैं कि ये वाला ग्राफ पॉसिबल है या नहीं है पॉसिबल। ठीक है, ओके, देखिए मैं क्या करता हूं कि मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे करके। ठीक है, अब इस लाइन से मुझे क्या शो हो रहा है कि इस वाले पर्टिकुलर टाइम पे, इस वाले पर्टिकुलर टाइम पे उस ऑब्जेक्ट की एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है और एक पोजीशन ये है। ठीक है, यानी इस टाइम पे, पी वाले टाइम पे कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास, उसकी एक पोजीशन तो ए है, उसकी एक पोजीशन बी है और उसकी एक पोजीशन सी है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही टाइम पे कोई एक ऑब्जेक्ट 3 अलग अलग जगह हो? नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक टाइम पे सिर्फ एक ही जगह होगी, ना कि 2 या 3 जगह हो। तो इस वजह से ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओके, देखिए वेलोसिटी वाई एक्सिस पे, टाइम एक्स एक्सिस पे रहेगा। यहां पे हम लिखते हैं वेलोसिटी और यहां पे लिखते हैं टाइम। ओके, सपोज करो कि हमको ग्राफ दिया हुआ ऐसा। अगर ऐसा ग्राफ पीछे भी हमने देखा था कि अगर ग्राफ ऐसा है तो मैं 2 ग्राफ बना लेता हूं एक जैसे। दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दोनों ग्राफ एक जैसे हैं। अब देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये हमसे क्या बता रहा था कि इनिशियल में जब मैंने देखा स्टार्टिंग में, जब मेरा टाइम 0 था, जब मेरा टाइम 0 था तब मेरी बॉडी पहले से ही कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर चुकी थी। हाँ, तब मेरी बॉडी पहले से ही कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर चुकी थी। लेकिन जब मैंने 1 सेकंड बाद देखा, सपोज करो ये पहले से 5 मीटर चल चुकी थी, ये जो डिस्टेंस है ये 5 मीटर ये कवर कर चुकी है। लेकिन जब मैंने 1 सेकंड बाद देखा तो अब भी वो 5 मीटर पे है। 2 सेकंड बाद देखा
अब भी वो 5 मीटर पे ही है। 3 सेकंड बाद देखा, अब भी वो 5 मीटर पे ही है। तो ये सारी बातें हमको इस ग्राफ से पता चल रही है कि स्टार्टिंग में तो वो कहीं जा चुकी थी पहले से ही, लेकिन जब मैंने उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया उसके बाद उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आया, उसके बाद उसने कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की। ये चीजें हमको इस वाले ग्राफ से पता चलती है। हाँ, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा बना हुआ हो तो इस वाले ग्राफ से हमको क्या पता चलेगा, देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ओके, जब मैं स्टार्टिंग में आया, सपोज ग्राफ को देखना कैसे है, बिल्कुल स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करो। जब स्टार्टिंग में टाइम था 0 सेकेंड, तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पहले से ही थी कुछ ना कुछ। सपोज करो वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड विद डायरेक्शन वेलोसिटी कहलाती है, ठीक है। 0, जब मैंने 0 पे देखा तो उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। आफ्टर 1 सेकेंड मैंने देखा कि उसकी वेलोसिटी अब भी कितनी है, 10 सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड मैंने देखा कि उसकी वेलोसिटी अब भी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद देखा कि उसकी वेलोसिटी अब भी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जब मैंने देखा 0 से तो वो पहले से ही 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से या वेलोसिटी से चल रही थी, और जब मैंने उसको 1 सेकेंड बाद देखा अब भी उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। जब मैंने इसको 2 सेकेंड बाद देखा अब भी इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। 3 सेकेंड बाद देखा अब भी इसकी वेलोसिटी यही है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो वेलोसिटी है चेंज नहीं हुई, जो वेलोसिटी है ये चेंज नहीं हो रही, ठीक है। अब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। इसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं होगा बिल्कुल भी। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, हम एक्सेलरेशन कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी। तो इस वाले केस में ये हमसे पूछा जाएगा कि अगर ये वाला ग्राफ दे दिया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ ऐसा जिसमें एक्सेलरेशन 0 हो, तो हमको ये वाला ग्राफ बनाना होगा, ठीक। ये वाला ग्राफ हमको कब बनाना है, जब हमसे पूछा जाए कि एक ऐसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ जिसमें एक्सेलरेशन 0 हो, ठीक है। या फिर ये ग्राफ बना के दे दिया जाएगा, हमसे पूछा जाएगा, वैल्यूज पुट कर दी जाएंगी इसमें, एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ घुमाने के लिए। एक्चुअल में इस वाले केस में एक्सेलरेशन की 0 कितनी होगी, 0। क्यों, एक्सेलरेशन क्या होता है, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम, ओके। फाइनल वेलोसिटी 10, इनिशियल वेलोसिटी -10, टाइम टेकन 3, 10 - 10 0/3 दैट इज 0। तो इस वाले ग्राफ से हमें पता चलता है कि अगर हमारी वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन 0 ही होगा। अब और दूसरा ग्राफ देखते हैं। ये सारे के सारे ग्राफ एनसीईआरटी बुक्स में दिए हुए, 9th क्लास की साइंस एनसीईआरटी। अब अगला ग्राफ देखते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का क्या मतलब है कि वेलोसिटी का जो चेंज होने का जो रेट है वो एक कांस्टेंट है। देखिए कैसे, कि मैं बनाता हूं ऐसे, this is the graph, here it is velocity and this is time, ठीक है। ये था हमारा वेलोसिटी टाइम, ओके। 2 पे हुआ फोर्स, 0 से 2 सेकंड तक जाने में वेलोसिटी हो गई 4। नेक्स्ट 2 सेकंड तक जाने में वेलोसिटी 6। नेक्स्ट 2 सेकंड जाने में 8। ये 0। इसको हम देखते हैं। मुझसे पूछा गया है कि
यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ओके। इस वाले केस में v फाइनल कितनी है यहाँ पे 6, दैट इज 6 माइनस v इनिशियल कितनी थी मेरी यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया है। ग्राफ जब कहां से स्टार्ट होता है ओरिजिन से, तो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। दैट इज v इनिशियल कितनी है 0। टोटल टाइम यहां तक टाइम कितना लगा मेरा 4 सेकेंड, दैट इज 6/4, दैट इज 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अगर मुझे ऐसे करके ग्राफ दिया हुआ है तो मैं इस ग्राफ से एक्सेलरेशन इजीली निकाल सकता हूं। दैट इज 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेरा क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। ओके, ठीक है। हाँ, अब अगर ऐसा हो कि मुझसे पूछा जाए कि यहां से यहां तक, ये तो मैंने यहीं तक का निकाला था, कि अब यहां से निकालो, मतलब पहले तो मैंने P पॉइंट तक का निकाला था, अब Q पॉइंट तक का एक्सेलरेशन निकालो, तो मैं Q पॉइंट तक का एक्सेलरेशन निकालता हूं। फॉर्मूला वही रहेगा, दैट इज v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टोटल टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी कितनी है मेरी यहां तक, फाइनल वेलोसिटी है मेरी यहां तक 8, इनिशियल थी 0 और यहां से यहां तक टाइम लगा है 6, दैट इज एक्सेलरेशन बराबर 8/6, दैट इज 4/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दूसरा देखते हैं, अगर हमसे कहे कि यहां से यहां तक का एक्सेलरेशन निकालो, इजी है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो v फाइनल माइनस v इनिशियल करेंगे तो फाइनल कितनी है मेरी यहाँ पे 10 है, इनिशियल 0 थी, टाइम हो गया मेरा 8, दैट इज 10/8, दैट इज 5/4 मीटर पर सेकेंड। अगर इस टाइप से मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू आराम से निकालूं। अब जरूरी नहीं है कि मुझसे एक्सेलरेशन जो पूछा जाएगा वो स्टार्टिंग इनिशियल यहीं से दिया हुआ हो सकता है वो इस पर्टिकुलर टाइम में मुझसे पूछ रहा हो एक्सेलरेशन कितना है, तो इस पर्टिकुलर टाइम के दौरान भी हम अपना एक्सेलरेशन आसानी से निकाल सकते हैं। देखो, एक्सेलरेशन बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच में जब बॉडी मूव कर रही थी तो उस टाइम के बीच में एक्सेलरेशन कितना रहा होगा, ये वाला निकाल, दैट इज v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम। ओके, फाइनल Q है दैट इज 8, इनिशियल, अब P वाली इनिशियल बनेगी दैट इज 6, टाइम इन दोनों के बीच में 2, 8 - 6/2 कितना हो गया 2/2, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। इस वाले को निकालोगे 10 - 6 दैट इज 2, 8 - 6 दैट इज 2, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां पे निकालोगे दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। यहां पे निकालोगे दैट इज, सॉरी, यहाँ पे कितना आएगा 4 - 0 अपॉन 2 - 0, ये आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किसी भी टाइम ड्यूरेशन के बीच में कहीं से कहीं तक के लिए भी हमसे अगर एक्सेलरेशन निकालने के लिए कहता है तो इजीली VF माइनस VI अपॉन T करके हम फॉर्मूला लगा देंगे। अब हम आपकी NCERT में जितने भी ग्राफ्स दिए हुए हैं उनको एक बार देख लेते हैं। अब इतने ग्राफ देखने के बाद जो NCERT में दिए हैं उनको हम आसानी से समझ सकते हैं। NCERT में कौन कौन से ग्राफ दिए हुए हैं, चलिए देखते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि बुक में हमारे में जो ग्राफ दिए हुए हैं उनको एक बार समझ लेते हैं। तो ये है हमारा ग्राफ जो है 8.3 पे जो ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। ये हमने भी देखा था कि जब हमारा ग्राफ ऐसे होगा, अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी लाइन है, देखो पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और ओरिजिन से पास हो रही है, और किसके लिए होगा ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अगर ऐसा ग्राफ है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये ग्राफ हमारा यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ है हमारा 8.4 वाला। ठीक है, 8.4 वाला डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए कार मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड।
अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ है वही है, ऐसे करके दिया हुआ है। मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए तभी वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का होगा। बाकी ये जरूरी नहीं है कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ओरिजिन से स्टार्ट होना जरूरी हो। यहाँ पे हमने ओरिजिन से स्टार्ट किया, जरूरी नहीं है कि हमारा ग्राफ हर बार ओरिजिन से स्टार्ट हो। हाँ, अगर ऐसे करके ग्राफ हो रहा है तब भी ये यूनिफॉर्म मोशन का होगा। बकायदा इसका जो स्लोप है, स्लोप आपका 11th क्लास में आएगा, ये जो लाइन जो जा रही है ये एकदम स्ट्रेट लाइन हो तो ये यूनिफॉर्म मोशन का। जरूरी नहीं है कि ओरिजिन से स्टार्ट हो, लेकिन 9th क्लास में हमारे जो ग्राफ है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हमने इस वाले ग्राफ को यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कहा। नेक्स्ट ग्राफ की बात करें तो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, ये दो ग्राफ थे आपके सिर्फ किसमें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। अब देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए कार। एक यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो है, हाँ, दिस इज द ग्राफ फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या था कि इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जो होता है वो यूनिफॉर्म मोशन था। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। अब यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये वाला ग्राफ कैसे बनेगा? हाँ, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर पूछा जाए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, वो होता ही है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए बनता है ये। तो ये वाला तो हमको समझ में आ गया कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। लेकिन ये वाला ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसे, उसको देखिए इसमें क्या है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी मेरी इंक्रीज नहीं हो रही, ना तो इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी, ना डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी। वेलोसिटी जब ना इंक्रीज हो ना डिक्रीज हो तो उसका मतलब क्या होता है कि जो एक्सिलरेशन है वो जीरो है, और एक्सिलरेशन जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म मोशन है। हमने क्या बताया था कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक्सिलरेशन जीरो होना चाहिए। अगर एक्सिलरेशन है, फिर मैंने बताया था कि एक्सिलरेशन दो तरीके से हो सकता है, एक पॉजिटिव हो सकता है, एक नेगेटिव हो सकता है। एक्सिलरेशन पॉजिटिव का होगा जब मैं एक्सिलेट करूंगा कार को, नेगेटिव का होगा जब मैं ब्रेक लगा दूंगा कार को। जब पॉजिटिव या नेगेटिव है तो ब्रेक होगा, तो ये किसको फॉलो करेगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। ठीक है, जब एक्सिलरेशन जीरो है तो ये फॉलो करेगा यूनिफॉर्म मोशन को। तो इस वजह से ये वाला ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का बनेगा। अब यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा जाए तो ये बनेगा, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा जाए तो ये बनेगा। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है दोनों ग्राफ में। अब नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं कि एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है। दूसरा इसमें बताया गया है कि हाँ, हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एरिया निकाल लेंगे ग्राफ का। क्या करेंगे? एरिया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो होगा वो हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, ऐसे ही स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो हम इसका जो एरिया होगा वो हमको क्या देगा? डिस्टेंस देगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमको डिस्प्लेसमेंट देगा, स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया वो हमको डिस्टेंस देगा और उसका डिस्प्लेसमेंट देगा। बाकी एक नया टर्म होता है स्लोप। अब जो नेक्स्ट ग्राफ दिया हुआ है, हाँ, वेलोसिटी ऑफ ए कार एट रेगुलर एंड इंस्टेंट्स ऑफ टाइम। वेलोसिटी दी हुई है हमें कार की और एक उसके जो डिफरेंट इंटरवल्स दिए हुए हैं। तो ये वाला ग्राफ हाँ बना हुआ है, देखिए 8.6 ग्राफ जो है एनसीईआरटी का हमारा, ऐसे करके डायरेक्ट है ऐसे, और इसकी वैल्यूज में पुट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो 5 है वो इसके आगे 10 है, और 10 के आगे 20 है। This 10 here is 20, और यहाँ पे जो 15 है, 15 के आगे है 30, और 20 के आगे है 40। ग्राफ छोटा हो गया, बड़ा ही बना देते हैं।
आराम से समझने में आसानी होगी। इतना बड़ा, जी हाँ, ओके। ठीक है, इतना ही लेकिन टाइम इंटरवल जो है 5 सेकंड का दिया हुआ है, 5, 10, 15, 20 और 25 का कर लेते हैं चलो। और इधर जो है 10, 20, 30, 40 और 50 ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, हाँ, ये भी क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ओके, दिस इज अगेन वेलोसिटी एंड हियर इट इज टाइम ग्राफ। तो ये इस ग्राफ से क्या दिखाना चाह रहा है हमको जो है कि, ठीक है, वी कैन आल्सो टुवर्ड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, 0 से 5 तक जाने में वेलोसिटी में चेंज आया 10 का, 5 से 10 तक जाने में वेलोसिटी में चेंज आया फिर से 10 का, 5 से 15 तक जाने में टाइम में चेंज है 5 का, वेलोसिटी में फिर से चेंज है 10 का, 15 से 20 तक जाने में चेंज कितने का, 5 का, और चेंज कितने का, वेलोसिटी में 10 का। तो यहाँ पे एक देखिए, टाइम का चेंज 5, टाइम का चेंज 5, टाइम का चेंज 5, टाइम का चेंज, यानी कि इन जो टाइम का जो चेंजेस है, जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम वो 5 सेकंड का है। वेलोसिटी में चेंज कितने का आ रहा है, 10 का। ठीक है, तो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी में चेंज भी इक्वल ही आ रहा है। ये है यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। अगर मैं इसमें एक्सिलरेशन निकालूंगा तो चारों के चारों केसों का एक्सिलरेशन सेम निकल के आएगा, यानी कि बॉडी का जो एक्सिलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, सेम एक्सिलरेशन से वो मूव कर रही है। ठीक है, दूसरा देखते हैं और हम इसमें और क्या, कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड ऑब्जेक्ट है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन के लिए देखते हैं। ये है 20, फिगर है ये 8.7, 6 सेकेंड, 5 सेकेंड, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये वाला जो ग्राफ है ये दिया हुआ है हमको नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन के लिए। ठीक है, अब हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ा था कि जिसमें एक्सेलरेशन सेम रहे वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब इसमें जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, सेम नहीं है। ठीक है, एक्सेलरेशन सेम नहीं है, इसलिए ये वाला ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का है। और इसका एक और ग्राफ दिया हुआ है बुक में, ये वाला तो हमको दिख ही रहा है कि ये किसके लिए होगा, नॉन यूनिफॉर्म के लिए होगा। ठीक है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ चल रहे थे हमारे। ओके, अब देखते हैं आगे और कौन से ग्राफ है इसमें। अब इक्वेशंस की बात करते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। जो 3 इक्वेशन है मोशन की, दैट इज v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। ओके, ये 3 हमारी मोशन की इक्वेशन है। अब इसमें हम देख लेते हैं v, u, s और एक अपने आप में किसके लिए स्टैंड करते हैं। तो देखो, जो v है हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाइनल वेलोसिटी के लिए। ठीक है, जो u है वो है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, a है वो है एक्सेलरेशन, ठीक है, t है टाइम, s है डिस्प्लेसमेंट, s डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। s जो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, ना कि डिस्टेंस को।
अगर आप एस को डिस्टेंस समझ के करोगे तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और कौन से क्वेश्चंस जिनमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारी सेम आएगी। बाकी क्वेश्चंस जिसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग है वो वाले क्वेश्चंस इस वाले फॉर्मूले से कभी भी सही नहीं होंगे। फिर देख उसके लिए अलग से फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो ये जो एस है डिस्प्लेसमेंट के लिए है, ना कि डिस्टेंस के लिए। तो आज हम इतना ही छोड़ते हैं। हम मोशन की तीनों इक्वेशन हमने देख ली। अगला जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम एनसीईआरटी की अपनी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, यानी कि क्वेश्चंस करेंगे। और इन इक्वेशंस का जो ग्राफिकल मेथड है, ठीक है, उसको देखेंगे। और जो फिर एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस हैं थ्योरी के, 9th क्लास में थ्योरी ही ज्यादा आती है, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का देखते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।